Assalamualaikum to all of my friends. वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एम टी एच 100 की असाइनमेंट नंबर 2 जो कि आपके लेक्चर नंबर 8 से लेके 15 तक है, और ये असाइनमेंट 10 नंबर की है जी, और 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट, जिस तरह से हमने पहली असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, बिल्कुल उसी तरह से ये असाइनमेंट हमारे पास है, जिसको हमने मैथ टाइप यूज़ करते हुए और एम एस वर्ड को यूज़ करते हुए हमने इस असाइनमेंट को वहाँ पे टाइप करना है। तो कोशिश करेंगे कि आपको मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि आप किस तरह से इस असाइनमेंट से डिफरेंट सोल्यूशन भी बना सकते हैं, ताकि आप खुद अपने हाथ से बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि आपके मिड और फाइनल में आपको वहाँ पे पेपर करने में आसानी हो सके। सो इसके अलावा हम इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है जी, उसके ऊपर हमने रॉ ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो रॉ ऑपरेशन को अप्लाई करते हुए हमने 2 और 3, यानी रॉ नंबर जो 3 है हमारे पास, यानी थर्ड रॉ है, इस रॉ को हम थर्ड कहते हैं, 1 0 2। थर्ड रॉ को हमने 2 से मल्टीपल करना है, और सेकंड रॉ को हमने 4 से डिवाइड करना है, फिर हमने इन दोनों को आपस में तफरीक करना है। तो इसका प्रोसीजर हम कैसे करेंगे, आए हम सोल्यूशन में देखते हैं। नंबर 1 के सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो इसमें देखें, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसके अलावा उसने ऑपरेशन जो हमें दिया हुआ है, इसमें सेकंड जो है ना, आपने रॉ 3 को 2 से मल्टीपल करना था, और R2 यानी सेकंड रॉ को आपने 4 पे डिवाइड करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम करते हैं कि हम R3 को 2 से मल्टीपल करते हैं। हमारे पास R3 जो है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रही है 1 0 2 वाली। तो देखें, इसमें हमने ये रॉ ऑपरेशन का सिंबल मैंने डाल दिया है। ये जो आपका 1 था ये 2 में कन्वर्ट हो गया, 0 को मल्टीपल करेंगे तो वो नो चेंज, और 2 बन गया आपका 4। बाकी पूरे मैट्रिक्स को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, यानी R2 को 4 पे डिवाइड करना, तो हम उसको कर लेते हैं। तो प्लेजरिज्म से बचने के लिए स्टूडेंट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ये दोनों जो है ना स्टेप एक साथ कर सकते हैं, ताकि बाकियों से डिफरेंट आपकी असाइनमेंट नज़र आनी चाहिए, तभी आपको इसके नंबर मिलते हैं। तो फ़िलहाल मैंने चूँकि अलग अलग स्टेप किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए मैंने अब सेकंड रो जो है, यानी 2 4 0 इसको मैंने ओवरऑल 4 पे डिवाइड कर दिया। तो इसमें देखिए, 2 को भी 4 पे डिवाइड कर रहा हूँ, 4 को भी, और 0 वाले को भी। तो 2/4 जो है वो आपका 1/2 बन जाता है, और उसके बाद 4/4 1 आ जाता है, और 0/4 आपका 0। अब ये डिवाइडेड वाला भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। देन अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो R3 आपके पास ये वाली रो आ जाती है, और R2 आपके पास ये वाली रो आ जाती है। तो हमने 2 में से 1/2 को माइनस कर दिया, ये देखें फर्स्ट ऑपरेशन है। फिर 0 से 1 माइनस कर दिया, यानी कि R3 वाला हर एंट्री जो है R2 वाले हर एंट्री से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 4 - 0, फिर फर्दर मैंने इनको आपस में प्लस माइनस कर दिया। 2 - 1/2 को अगर हम देखें सॉल्व करके, तो उसका आंसर बन जाता है हमारे पास 3/2। बाकी मैट्रिक्स जो है वो अब चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ तफरीक कर रहे हैं हम थर्ड रो को सेकंड रो के साथ। इस तरह से 0 - 1 0, और 4 - 0 4 आ जाता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का था, इसका सोल्यूशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, जिसमें उसने कहा था कि जस्ट आपने y की वैल्यू यूज़ करनी है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। हमारे पास 3 क्वेश्चन दी हुई थी, तो जस्ट आपने यहाँ से y का ही क्वेश्चन आंसर निकालना है। 7 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ए मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, आपने तमाम के कोएफिशिएंट को उतार लेना है। जिस तरह से x के साथ 2 नज़र आ रहा है, तो वो 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर y के साथ 3 है, तो वो 3 नज़र आ रहा है आपको। फिर z के साथ कुछ भी नहीं था, तो उसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाता है। यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो इक्वल से पहले वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो तमाम अपने कोएफिशिएंट को फर्स्ट रो में लेके आएंगे। इसी तरह जो सेकंड रो बनती है आपके पास ए मैट्रिक्स की, वो आपकी सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट जो है इक्वल से पहले वाले वो सारे आ रहे हैं 1 3 1। इसी तरह से थर्ड रो में कोएफिशिएंट आपका 3 1 1, वो आपके फर्स्ट ए मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं। फिर इसके हमने चूँकि ये क्रैमर का रूल है, हमने यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जी हमारे पास ना हमें ए एक्स की ज़रूरत है, ना हमें ए जी की ज़रूरत है, क्योंकि उसने जस्ट वाई की वैल्यू हमसे पूछी है। तो ये मैंने अजाफी लिखे हैं। अगर हमसे वो एक्स का पूछता तो फिर मैंने इस ए एक्स को भी यूज़ करना था, अगर मुझसे वो जी की वैल्यू भी पूछता तो फिर मैंने इस ए जी को भी यूज़ करना है। तब चूँकि हमने सिर्फ वाई फाइंड करना है, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ होगा।
अगर आपको मिड में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसको भी इसी पैटर्न पे करना है, इसलिए मैं आपको साथ उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने एक्स भी निकालना है, वाई निकालना है, जी निकालना है, तीनों निकालने हैं, तो ये मैट्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ए एक्स पे आ जाता हूँ। ठीक है, ए एक्स में देखें तो हमारे पास पहला तो ए मैट्रिक्स है ना, वो सिंपल कोफिशिएंट है। अब ए एक्स वाले में हमने क्या करना है, इक्वल के बाद जितने भी इंट्री हमें नज़र आ रही है ना, ये जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिए, ये आपके सारे के सारे फर्स्ट रो में चले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट रो सारी इन्हीं एलिमेंट से है। बाकी जो आपके पास सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आ रहे हैं, कॉलम कहते हैं स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐसे वर्टिकली आप डाउनवर्ड जब आते हैं ना लेके नंबर को, तो वो कॉलम होते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास ये फर्स्ट रो मैंने आपको बता दिया था कि इक्वल के बाद वाली आनी है। बाकी ये वैसे ही आ रहे हैं 3 3 1, यानी वाई वाले सारे कंपोनेंट, फिर 1 1 1, ये सारे जी वाले कंपोनेंट आ रहे हैं। इस तरह से ये ए एक्स बने। जब आपने ए वाई बनाना है तो वही इक्वल के बाद वाला जब मैंने ए एक्स लिखा था तो पहले लिखे हैं। अगर मैंने ए वाई का मैट्रिक्स बनाना है तो फिर मैंने वाई वाले पोर्शन पे ले जाना है, यानी कि यहाँ पे। बाकियों को हमने चेंज नहीं करना। बाकी देखें 2 1 3 आपके फर्स्ट एंट्री वाले एज इट आ रहे हैं, और लास्ट एंट्री 1 1 1 ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है जी वाले सारे एज इट आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप जी की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं क्योंकि अब जी आ रहा है ना, तो आपने जी वाले को यहाँ से छुपाना है, इसकी जगह पे आपने क्या लगाना है, वही इक्वल के बाद वाले। तो ये देखें वहाँ पे आपके 2 1 3 आ रहे हैं। बाकियों को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। जिस तरह से 2 1 3 आपके एक्स के पहले वाले हैं वो एज इट आ रहे हैं, वाई वाले जिस तरह से हैं वो एज इट आ रहे हैं। यानी अगर हम सिंपली बात करें तो जब ए एक्स लिखेंगे तो एक्स वालों को छुपा के हमने जो इक्वल के बाद वाले पूरी आपकी कॉलम है ना ये वाली, तो वहाँ पे लिख देनी है। बाकी एज इट आना है जिस तरह से ये में लिखे हुए हैं। अगर आपने ए वाई का मैट्रिक्स बनाना है तो फिर आपने वाई वाले में ले आना है उनको। इसी तरह अगर आपने ए जी में जाना है तो जी वाली एंट्री के अंदर आपने आपके जो इक वाले सिंबल हैं उनको ले आना, बाकी को आपने चेंज नहीं करना। अब हम सिंपली आते हैं जी। तो जिस तरह हमने अभी वाई निकालना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट बटा ए का डिटर्मिनेंट, ये आपका फार्मूला है क्रैमर रूल का। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने से पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। अगर ए का आंसर आ जाता है, एग्जिस्ट करेगा, तभी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ए का डिटर्मिनेंट डिसिफर आ जाएगा तो आप इधर से ही सोल्यूशन इम्पॉसिबल कह के क्वेश्चन को रोक देंगे। तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। मैंने इसका डिटर्मिनेंट जब भी लेना है तो आपने ब्रैकेट हटा के इनको सीधी लाइन इस तरह से लगा देनी है, जिसे डिटर्मिनेंट सिंबल भी बोला जाता है। इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आपने पहले भी कहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देता हूँ। देखें हमने इसको एक्सपेंड करना है। अब ये 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इस 2 को जब मैंने शुरू में यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद मैंने इस मुकम्मल रो को और कॉलम को छोड़ देना है। बाकी 3 1 1 1 जो बचा है मैंने इसका डिटर्मिनेंट बना लिया है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले पोर्शन के लिए मैंने क्या करना है, मैंने माइनस का सिंबल लगा के थर्ड फैक्टर जो कि 3 है उसको लिख दिया है। अब उसको लिखने के बाद उसके मुकम्मल रो को उसके मुकम्मल कॉलम को मैंने स्किप कर देना है। बाकी बचने वाले एलिमेंट को मैंने 1 1 कह के 3 1 कह के यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेना है। इसके बाद लास्ट मेरे पास आ रहा है 1, तो 1 को भी मैं ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। जब मैंने 1 के लिए यहाँ पे देखें लिखा है तो उस वक्त मैंने वो मुकम्मल रो एंड कॉलम जो है वो मैंने क्या कर देना, स्किप कर देने। स्किप करने के बाद मैंने उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिए हैं। लास्ट पे हम इनका सिंपल डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट का असूल होता है पहले डायगोनल एंट्री आपस में मल्टीपल होती है, फिर नॉन डायगोनल आपस में एंट्री, दोनों के दरमियान में माइनस आते जा रहे हैं। ये देखिए 3 -1 1 -3, ये सिंपल असूल है। पहले ऐसे मल्टीपल होंगे, इनको डायगोनल एंट्री कहते हैं, फिर नॉन डायगोनल, दरमियान में हमेशा माइनस लगाना है आपने। फिर सिंपल उनको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 3 -1 2, 2 से 2 मल्टीपल होगा तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से 1 -3 बनेगा माइनस का 2, वो -2 -3 से मल्टीपल होकर पॉजिटिव का 6 लेके आ रहा है। एंड इस तरह से 8, और फिर आपस में हल करने के बाद 2 आंसर आ रहे हैं। अब देखें एक आंसर 0 तो नहीं बना, इसलिए लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। अब हम y का डिटर्मिनेंट भी वैसे ही निकालेंगे, सेम आपने जिस तरह मैंने भी बताया आपने निकाल लेना है। उसके बाद उसका आंसर बना है 2, फिर आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट, उसका आंसर चूँकि 2 आया है, फिर ए का डिटर्मिनेंट उसका आंसर भी 2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर 1 आ रहा है। इस तरह आपने y का आंसर निकाल लिया है। अगर वो आपसे x और z का आंसर कहता तो तब आपने ए एक्स वाले का डिटर्मिनेंट निकालना था बटा ए, तो फिर आपने वो x निकाल लेना था। अगर z का कहता तो आपने z वाले का डिटर्मिनेंट निकाल के ए वाले डिटर्मिनेंट पर उसको डिवाइड कर देना था। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके जिनका सोल्यूशन आप लोगों से पूछा गया था। तो अगर इस कि आपको वर्ड फाइल जो है वो चाहिए तो ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ये असाइनमेंट जो है वो वर्ड फाइल में भी ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ में
आपको ये डाउनलोड करने के लिए भी वहाँ से मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।